ठीक है भैया। तो लास्ट क्लास में अपन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग पढ़ रहे थे, और क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में अपन ने एक वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया था। इज दैट क्लियर? और यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और लास्ट क्लास में जो अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक, तो उसमें अपन वेव फंक्शन कैलकुलेट किए थे, और वेव फंक्शन की जो वैल्यू आई थी फ्री पार्टिकल के केस में, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एक बार मैं लिखवा देता हूं आपको साई, और यहाँ पे के एल एम, यहाँ पे आर थीटा फाइव। बच्चों यहाँ पे के एल एम है, आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, सब क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने लास्ट क्लास में लिखा था 2k² अपॉन पाई, और यहाँ पे जेएल के आर, और यहाँ पे YLM थीटा कोमा फाइव। और जो बच्चों एम क्वांटम नंबर, इसकी डिपेंडेंसी केवल किस पे होती है, फाइव पे होती है। आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ी होगी एमएससी प्रीवियस में और बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वहां बीएससी थर्ड ईयर में सॉरी, तो वहां पे इन चीजों के बारे में आपने जिक्र भी किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इनके बारे में जिक्र करने का, अदरवाइज टॉपिक की फिर टफनेस बढ़ जाएगी। अपने को केवल जितना अपने काम की चीजें उसी को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे दैट वाज अवर इक्वेशन नंबर 8। ऐसा मैं आपको पहले ही लास्ट क्लास में कैलकुलेट करवा चुका हूं। ओके, अब बच्चों ये आपने जो सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है, वेव फंक्शन कैलकुलेट किया है, दिस इज फॉर फ्री पार्टिकल। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्टेट यहां पे जो कैलकुलेट की जाएगी, या कोई भी फंक्शन जो कैलकुलेट किया जाएगा, अगर यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन की बात करूं, स्केटर्ड वेव फंक्शन की बात करूं, तो किसकी फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा? तो आप भली बात ही जानते हैं बच्चों कि जो यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन होगा, ये उसके लिए क्या काम करेगा, बेसिस का काम करेगा। और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपका कोई भी वेव फंक्शन लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो ये बेसिस का काम करेगा। बेसिस की सबसे सिंपल डेफिनेशन में बताता हूं। जैसे आप आर वेक्टर लिखते हैं, तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप लिखते हैं भैया। और यहां पे अगर आप देखें तो आई केप जे केप के केप जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये किसका काम कर रहे हैं? बेसिस का काम कर रहे हैं। इनके बेसिस मान के आप किसी भी वेक्टर को लिख पा रहे हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहां पे आपने बेस वेक्टर पढ़ा होगा, दैट इज आई केप जे केप और के केप। सिमिलरली जो ये फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन है, फ्री पार्टिकल के लिए जो आपने वेव फंक्शन कैलकुलेट किया है, ये कंप्लीट बेसिस बनाता है। कोई भी वेव फंक्शन इसी के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे थ्योरी लिखेंगे, दीज फ्री पार्टी वेव दीज फ्री पार्टिकल these free particle wave function form a complete basis form a complete basis form a complete basis, so any other wave function, so any another wave function can be expressed in the form of these wave function, these wave। ठीक है, कर लीजिए भैया नोट।
लिख लिया भाई, लिखेंगे लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेन वेव। अब यहां पे भैया प्लेन वेव हैं, प्लेन वेव की इक्वेशन आप जानते हैं, ई की पावर आयोटा के जेड जो वेव फंक्शन है आपको पता है, ई की पावर आयोटा के जेड होता है और जेड बराबर आर कोस थीटा होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और यहां पे अब इसको अपन इस बेसिस की फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो प्लेन वेव, लेट अस कंसीडर, सो let us consider so let us consider the plane wave, so let us consider the plane wave can be expressed in this basis, और आप जानते हैं कि जो प्लेन वेव होता है भैया आपका, वो आपने क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ई की पावर आयोटा के जेड लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, सो ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9। सॉरी ठीक है, 1 नहीं 9 होगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 8 तक अपन दे चुके थे। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9। दिस प्लेन वेव डज नॉट डिपेंड, भाई ये प्लेन वेव हैं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो स्पेरिकली सिमेट्रिक हैं, और स्पेरिकली सिमेट्रिक कोई भी वेव फंक्शन होता है बच्चों, वो फाई पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है भैया? फाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे फाई पे डिपेंडेंसी जीरो होने की वजह से यहां पे m बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे दिस प्लेन वेव डज नॉट डिपेंड ऑन द एजीमुथल एंगल, this plane wave does not depend on the azimuthal angle, on the azimuthal angle, so 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 that means, so that means that means the wave does not have angular momentum, angular momentum along z direction, along z डायरेक्शन। जैसे यहां पे अगर अपन बात करते हैं भैया, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम L है, अगर इसका आप जेड कंपोनेंट लिखते हैं तो यहां पे कितना लिखेंगे भैया? L cos फाई लिखेंगे, और यहां पे L cos फाई लिखेंगे। तो यहां पे भैया LZ जो है उसका कोई कंपोनेंट नहीं आता है किसकी डायरेक्शन में? एंगुलर यहां पे मोमेंटम की डायरेक्शन में। और तुम लोगों ने देखा होगा LZ की वैल्यू जो होती ई की पावर प्लस माइनस आयोटा m5 भी आप लिखते हो, लिखते थे नहीं लिखते थे? तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी, तो कोई जेड कंपोनेंट नहीं आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक बेसिक सी चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे LZ की वैल्यू जो आ जाएगी भैया ई की पावर प्लस माइनस आयोटा m5 लिखा जाता है, और आप कह रहे हैं LZ क्या है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। और यहां पे आपने कह दिया कि यहां पे जो आपका एजीमुथल एंगल पे डिपेंडेंसी डिपेंड ही नहीं करता है, दैट मीन्स जो आपका वेव है, जो आपका वेव है उसके लिए m बराबर क्या होगा भैया? 0 होगा। तो m बराबर 0। अब आपको कारण समझ में आ गया कि LZ है ही नहीं, तो e की पावर प्लस माइनस आयोटा m5 ये लिखते हैं आप, तो आराम से यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी।
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन आपने रखी हुई है भैया 9, ठीक है। अब इक्वेशन 8 से लिखते हैं, ठीक है भैया, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, तो साई यहां पे लिखा जाएगा। अगर अपने क्वेश्चन में बात करें तो ई की पावर आयोटा केजेड क्या है, इंसिडेंट वेव फंक्शन है, तो ई की पावर आयोटा केजेड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे सर, ई की पावर जेड को लिखा जाता है आर कोस थीटा, तो यहाँ पे आपने आर कोस थीटा लिख दिया है। और इसको बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे भैया, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी एम पे तो है नहीं, जो डिपेंडेंसी केवल एल पे ही है, तो यहाँ पे समेसन एल की वैल्यू 0 टू लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, और एल यहाँ पे क्या, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। और जेड कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसका, दैट मीन्स आपका एम का वैल्यू क्या हो जाता है भैया, 0 हो जाता है, एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे आप लिखेंगे भैया एल, और यहाँ पे साई के कोमा एल कोमा 0, एम की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पे आपने आर थीटा फाइव लिख दिया। इसकी वैल्यू आपको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखवा, इक्वेशन नंबर 8 में लिखवाई हुई है, साई के एल एम थीटा फाइव, तो √2 के स्क्वायर अपॉन पाई जेल के आर वाई एल एम। अब यहाँ पे m बराबर 0 हो जाएगा, थीटा कोमा फाइव लिख दिया जाएगा। सो यहाँ पे समेसन l बराबर 0 टू इनफाइनाइट लिख दिया गया, al लिख दिया गया है। और यहाँ पे भैया तो वैल्यू लिखिए भाई, √2 के स्क्वायर अपॉन पाई जेल के आर, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 के स्क्वायर अपॉन पाई, और यहाँ पे जेल, यहाँ पे के आर आपने लिखा, जेल के √2 के स्क्वायर अपॉन पाई जेल के आर आपने लिखा है। और यहाँ पे भैया बात करते तो वाई एल एम थीटा कोमा फाइव लिखा हुआ है, तो m बराबर 0, तो वाई एल यहाँ पे और 0, और इसको m भी लिख दोगे तो आपने m बराबर 0 ऊपर मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा कोमा फाइव आप लिख देते हैं। फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 10। नोट कर लीजिए भैया, और टफ नहीं है, बस बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत क्वांटम का पुराना नॉलेज है तो ठीक है, नहीं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इसी प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि सब बात आपको ध्यान रहे ही सही पुरानी। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में काफी सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब इन सबको यहाँ पे डिराइव तो नहीं कराया जा सकता भाई, जो चीजें आपने तब पढ़ी हैं तभी आपको ध्यान रखनी होती है, और जब दोबारा काम में आती हैं तो या तो आपको पता है, नहीं पता है तो आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे जो काम आएगी। और याद तो तब भी रखनी पड़ेगी आपको भैया, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो from the concept of spherical harmonic, from the concept of spherical harmonic, और स्पेरिकल हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट जब आप लिख रहे हैं तो भैया यहाँ पे स्पेरिकल हार्मोनिक के केस में वाई एल 0 थीटा कोमा फाइव की बात करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो लिखिएगा, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको ये, तभी ये जाके एग्जाम में आपसे सोल्व होगा क्वेश्चन, और लेजेंडरी पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख दी जाती है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 11 एंड दैट वैल्यू वुड बी पुटन इन दैट, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, सो साई इंसिडेंट बराबर, यहां से आप लिखेंगे सो साई इंसिडेंट बराबर, और कितना आ रहा है भाई थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, लिखने में फायदा आसानी रहेगी, समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे एल √2 के अपॉन पाई, और भैया यहाँ पे आपने जे एल के आर लिख दिया है,
और इसकी स्थान पे आपने कितना लिख दिया भाई 12 + 1/पाई, और यहाँ पे PL cos थीटा लिख दिया है, और यहाँ पे भैया PL cos थीटा आपने लिख दिया है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, और अब भैया अपन कुछ इंटीग्रेशन अपने यहाँ पे काम में आएंगे। अपने को GL वगैरह की वैल्यू लिखनी है, अपने को AL की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल यहाँ पे फाइनल फॉर्म में अपने को एक्सप्रेशन लिखना है। तो कुछ डेटा अपने को चाहिए, तो अपने को कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स के इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो उन इंटीग्रेशन को अपने को ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करके अपने डेटा को निकालना है। ठीक है, तो सारा खेल तो जो था क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग का, वो केवल आप लोगों के लिए इतना था कि आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना था। आपका काम क्या था भाई? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना था। आप पार्शियल वेव एनालिसिस के मेथड से अब क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं भैया? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या लिख दी? श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। पार्शियल वेव एनालिसिस लोअर एनर्जी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने प्लेन वेव के लिए सॉल्यूशन लिखा, और उसको अपन ने लिखा, और आपने क्या कहा कि जो सर प्लेन वेव के लिए सॉल्यूशन लिखा जा रहा है, किसी भी अनोदर वेव फंक्शन को इनकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज जो सॉल्यूशन प्लेन वेव के लिए आपने कैलकुलेट किया है, फ्री पार्टिकल के लिए आपने कैलकुलेट किया है, वो कंप्लीट बेसिस का फॉर्मेशन करता है। तो आपने इंसिडेंट वेव फंक्शन का जो वेव फंक्शन इंसिडेंट पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, उसको कंप्लीट बेसिस की फॉर्म में लिखने का काम किया है। और आपने समेशन L बराबर 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे L साई KL 0 थीटा कोमा फाई m की वैल्यू 0 इसलिए हो जाती है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की कोई डिपेंडेंसी नहीं आती है जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो आप जानते हैं LZ बराबर e⁻± m⁵ लिख देते हैं आप, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी कर देते हैं? 0 कर देते हैं, ताकि कोई डिपेंडेंसी आपके नहीं आती है। दैट्स ऑल। ये बेसिक सी आपकी चीजें हैं भैया, बात समझ में आई नहीं आई? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या किया भाई? इंसिडेंट वेव फंक्शन को इस प्रकार से लिख दे सब। अब यहाँ पे अपने को AL कैलकुलेट करना है, तो जाहिर सी बात है आंसर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन फिर क्या करेंगे? कुछ यहाँ पे इंटीग्रेशंस का यूज करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस का यूज करने वाले हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, कि काफी शानदार मैथमेटिक्स एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होती है। और पहली जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट स्कैटरिंग थ्योरी, इसमें ज्यादा अच्छी मैथमेटिक्स यूज होती हैं। आसान पेपर है, पेपर बहुत आसान है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबसे आसान पेपर यही है, अगर आपने फॉर्मुलेशंस याद कर लिए तो। समझने का बहुत कम रहता है इसमें, ज्यादातर इसमें मैथमेटिक्स होती है पूरी की पूरी। ठीक है, और समझने की जो चीजें रहती है उनको समझाते ही हैं। क्लियर है भाई? मतलब कॉन्सेप्ट काफी अच्छे अच्छे निकलते हैं। ओके, तो इसके बाद इसमें आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे द एक्सपेंशन कोफिशिएंट एल्स आर डिटरमाइंड, द एक्सपेंशन कोफिशिएंट the expansion coefficient are the expansion coefficient AL are determined from the orthogonality relation of orthogonality relation of the legendary polynomial of the legendary polynomials, लेजेंड्रे पोलिनोमियल। ठीक है भैया, तो लेजेंड्रे पोलिनोमियल की ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन जो है 0 से पाई, और यहाँ पे PL cos थीटा,
और यहाँ पे आप लिखेंगे पी एल कॉस थीटा, ये आपने लिखा और इसको एल प्राइम लिख देंगे डिफरेंट शो करने के लिए, और यहाँ पे आप साइन थीटा डी थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है ये वैल्यू लिखी जाती है 2/12 + 1, ये भी काम में आएगी, और यहाँ पे क्रोनेकर डेल्टा एल एल प्राइम। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको आप 13 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और रिलेशन अपने को यहाँ पे यूज आएगा भाई, एंड द इंटीग्रल रिप्रेजेंट बेसल फंक्शन का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन भी काम आएगा, एंड द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ बेसल फंक्शन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन, और यहां पे आप लिखेंगे भैया जेएल, और यहाँ पे के आर, इसकी जो वैल्यू आती है भैया वो लिखी जाती है 1/2 आयोटा की पावर एल, और यहाँ पे 0 से पाई आप लिख देते हैं, और यहाँ पे ई की पावर आयोटा के, और यहाँ पे आर कोस थीटा, और भैया यहाँ पे आप लिख देते हैं पी एल कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। ये दोनों की दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आपको याद होंगे। अगर ये इंटीग्रेशन आपको याद होंगे तो ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा, और एक एक दो दो तीन तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएंगे। बार बार चीजें काम में आती रहती हैं तो अपनी आप इन चीजों के लिए एबिचुअल हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, आपको फिर टफ नहीं लगेगी चीजें। ठीक है, ये आपने लिख दिया, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 17। ओके, तो आइए बच्चों डीलिंग करते हैं यहाँ पे। अब सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, 0 से यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं आप ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं पी एल कोस थीटा, और यहाँ पे डी ओमेगा। आइए इसको सोल्व करते हैं भैया। ठीक है, तो इसको सोल्व करते, बाकी जो डेटा अपने को काम आएगा अपने यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अपने को सोल्व करना है भैया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ 0 से आप यहाँ पे पाई 0 से 2 पाई लिमिट लगा देंगे, और ई की पावर आयोटा के आर की जो वैल्यू अपन ने लिखी हुई है ऊपर ये रही, साई इंसिडेंट की जो वैल्यू है इसका अपन यूज करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई, ये किसकी, ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा की ही तो वैल्यू है। तो आइए इसको यूज कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं यहाँ पे ताकि सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे जो 2k² अपॉन पाई लिखा गया, समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट लिखा गया, और यहाँ पे एल, और यहाँ पे जेएल के आर, और भैया यहाँ पे लिखा गया है √12 + 1 4 पाई, 12 + 1 अपॉन 4 पाई, और भैया यहाँ पे लिखा गया है पी एल कॉस थीटा, और यहाँ पे पी एल कॉस थीटा प्राइम, यहाँ पे पी एल कॉस थीटा, पी एल प्राइम कोस थीटा, सॉरी थीटा प्राइम नहीं, पी एल प्राइम कोस थीटा, और यहाँ पे डी ओमेगा क्या लिख देंगे, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे डी फाई लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 0 से पाई ये अपना एक टर्म यहाँ से बन के तैयार हो रहा है, इसका यूज करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने में। देखिए दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और बाकी जो चीजें हैं उनको लिखते चलते हैं। ओके भैया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम एल और थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, फाइव पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो फाइव पे डिपेंडेंसी नहीं है तो 0 से 2 पाई लिमिट लगा देंगे, डी फाई कितना आ जाएगा 2 पाई, इधर लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 0 से पाई, ये लिमिट 0 से 2 पाई, ये तो एज इट इज चलेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे पी एल कॉस थीटा आ गया भैया, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे डी फाई आ जाता है भैया, और यहाँ पे लिखते हैं
तो भैया जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 2k, ये 2 पाई को तो पहले ही बाहर कर देते हैं। ये d5 को इंटीग्रेट किया और उसके बाद √2k² अपॉन पाई, यहाँ पे अंडर रूट, ये तो अंदर ही रहेगा भाई, और यहाँ पे समेसन l बराबर 0 to ∞ AL, यहाँ पे JL/KR और √12+1 अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे कितना रहेगा भाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ पे PL cos थीटा, और भैया यहाँ पे PL प्राइम cos थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे डी थीटा, और इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 13 में लिखी हुई है। कितनी आएगी भैया, 2/12+1 डेल एल एल प्राइम, इसकी वैल्यू 2/12+1 डेल एल एल प्राइम आएगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे भैया, वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। फिलहाल तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करने का काम करते हैं। और इधर का भी कुछ बन रहा है क्या, आप लोगों ने इधर का भी कुछ लिखा होगा ऊपर, आइए, ये तो बन रहा है ऐसे, और ये बेसल फंक्शंस की फॉर्म में e⁻i cos थीटा, PL cos थीटा और डी थीटा। यहाँ पे भी 2 पाई को उड़ा देंगे, 2 पाई काटने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे भाई, ये रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पे d∅ ये पूरा का पूरा थीटा का है, d∅ पे कोई डिपेंडेंस, फाई पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो d∅ का लिमिट यहाँ पे 0 से 2 पाई लिमिट, 0 से 2 पाई लिमिट, तो 2 पाई बन के बाहर निकल जाएगा। 0 से पाई e⁻i cos थीटा, PL cos थीटा, साइन थीटा, डी थीटा, ये दिख रहा है। इसके स्थान पे कितना आएगा, JL/KR, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा भैया, सर यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे कितना लिखा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 i⁻L, और यहाँ पे JL आपने कितना लिख दिया, KR लिख दिया है। बिल्कुल सर, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे। और बच्चों समेसन, क्योंकि यहाँ पे एल में ही टर्म है तो इधर समेसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे 2k² अपॉन पाई, यहाँ पे अंडर रूट का 12+1 अपॉन 4 पाई, यहाँ पे AL, यहाँ पे AL, और यहाँ पे JL/KR, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, लेजेंडरी पोलिनोमियल्स की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या कहते हैं, 2/12+1, 2/12+1, 2/12+1, और यहाँ पे क्रोनेकर डेल्टा L प्राइम। जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बच रहा है उसे बचा लेंगे भैया, 2 पाई से 2 पाई काट देते हैं। यहाँ पे JL/KR से JL/KR कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे L बराबर L प्राइम हो जाएगा। वो तो क्योंकि L बराबर L प्राइम होगा तो ही डिराक डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू डिफाइन होगी, अदरवाइज तो सर आप जानते हैं वैल्यू 0 होती है। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, L बराबर, सिंस यहाँ पे लिख देते हैं क्रोनेकर डेल्टा L प्राइम, तो दो ही वैल्यू होती है, L बराबर L प्राइम पे अपनी वैल्यू 1 देता है, L नॉट इक्वल टू L प्राइम पे अपनी वैल्यू 0 देता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहीं पे L, और यहाँ पे फाइनल आंसर अपन लिख देंगे। तो AL बराबर, AL को सेपरेट कर लेते हैं अपन, और जो बच रहा है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 12+1, तो 12+1 यहाँ पे तो अंडर रूट का 12+1 आ गया, इधर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2, और यहाँ पे i⁻L को तो एज इट इज लिखते हैं, अंडर रूट कितना आ जाता है भाई, 12+1 आ जाता है। इसका काम तमाम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई लिखा हुआ है अंडर रूट में, 4 पाई², तो बाहर ये 2 पाई की फॉर्म में बाहर निकलेगा। कितनी फॉर्म में बाहर निकलेगा भाई, 2 पाई की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 2k² अपॉन 4 पाई² हो गया। ठीक है, और यहाँ 2k² अपॉन 4 पाई, तो 2k² अपॉन 2 पाई² हो गया। तो एक बार के लिए लिख देते हैं इसको ऐसे कैसे ही, तो इसको 2 पाई² अपॉन k²
और ये 2 भी इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और कुछ नहीं बचना चाहिए भैया, जो है सब कट पिट के सेट हो जाना चाहिए, यही बच रहा है। और यहाँ पे फाइनल जो एल की वैल्यू आ जाएगी, फाइनली जो एल की वैल्यू आ जाएगी तो पाई बार निकलेगा तो 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा पाई स्क्वायर से, यहाँ पे आयोटा की पावर एल हो जाएगी, और यहाँ पे अंडर रूट। अब ये 2 को भी अंदर ले लूंगा तो कितना, 4k² तो 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12+1/2k²। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। इस प्रकार से एल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एंड दैट वाज द इक्वेशन नंबर 14 and it is the equation number 15। it is very important, याद होना चाहिए। और ये जो इक्वेशंस हैं आपको रफली याद हो जाएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप क्या करेंगे भैया, लिखने का कष्ट करेंगे, और अपने दोस्तों को जरूर बता दिया करो भाई, ऐसा ना सोचे कि हमारा दोस्त भी पढ़ जाएगा, हम क्यों बताएं। बता दिया करो, आप जिस भी कॉलेज के हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉलेज के प्रत्येक बच्चे के पास कम से कम क्लास का लिंक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। पढ़े ना पढ़े वो उसकी इच्छा है, कहीं भी पढ़ रहा हो आप लिंक जरूर भेजें, और आपके स्टेटस पे लगा लिया करो भाई।
लिख लिया, लिख लीजिए भैया। तो भैया वैल्यू पुट करते हैं। तो तो साई इंसिडेंट बराबर, और साई इंसिडेंट की वैल्यू अपने को पुटअप करनी है, तो लिख लीजिए ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा बराबर, यहाँ पे एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट, और 2 पाई यहाँ पे आयोटा की पावर एल, और अंडर रूट यहाँ पे 12 प्लस 1 अपॉन 2k स्क्वायर, 12 प्लस 1 2k स्क्वायर अंडर रूट 2k स्क्वायर अपॉन पाई, जो सब वैल्यूज है सबको पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 12 प्लस 1 अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे फाइनल बन जाएगा जीएल के आर, और यहाँ पे पीएल कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं आपके। जो कट रहा है उसे काट दीजिए भाई, 2k स्क्वायर से 2k स्क्वायर कट रहा है, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 स्क्वायर रूट है तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई पाई 4 पाई स्क्वायर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट आयोटा की पावर एल लिखा जाएगा भैया, और यहाँ पे 12 प्लस 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे फाइनली आपका जीएल के आर, बताओ कितना इजी एक्सप्रेशन आ गया, और यहाँ पे पीएल कॉस थीटा लिख दिया जाएगा, एंड दैट इज साई इंसिडेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है ई की पावर आयोटा के आर कोस थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू साई इंसिडेंट। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 16। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 16 आ जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे लिखते हैं फॉर लार्ज आर के लिए, अगर आर की वैल्यू लार्ज होती है, और आप जानते हैं जब कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो जाहिर सी बात है कुछ सेंटीमीटर पे आपका सोर्स तो रखा ही होगा, और कुछ सेंटीमीटर के कम आपका जो टारगेट पार्टिकल उसकी साइज बहुत स्मॉल है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की साइज है तो सेंटीमीटर लगभग उसके लिए बहुत बड़ा वैल्यू है, तो आर फॉर लार्ज आर यहाँ पे लिखेंगे फॉर लार्ज आर, आर यहाँ पे जेल के आर, जेल के आर इसकी जो वैल्यू आती है भैया 1/k r, और यहाँ पे साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 आती हैं, के आर माइनस एल पाई बाई 2 आती हैं, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 17। ठीक है, ये वैल्यू उठा के पुटअप कर देते भाई, फ्रॉम इक्वेशन 16 एंड 17, फ्रॉम
इक्वेशन 16 एंड इक्वेशन 17। ठीक है भैया, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फंक्शन बराबर आप लिखते हैं e की पावर आयोटा के आर कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू। अब भैया यहाँ पे समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट, समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट लिख दिया। आयोटा की पावर एल, तो आयोटा की पावर एल लिख दिया। यहाँ पे 12 प्लस 1 लिख दिया। यहाँ पे अब जेल के आर की वैल्यू ये हो जाएगी भाई, तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे के आर माइनस का एल पाई बाई 2 लिख दिया। यहाँ पे पी एल कॉस थीटा लिख दिया। और भैया यहाँ पे 1 अपॉन कितना लिख दिया आपने, तो यहाँ पे अपॉन का के आर लिख दिया है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 18। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो बच्चों इंसिडेंट वेव की हैं। अब टारगेट पार्टिकल से जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट होंगे और इंसिडेंट होने के बाद क्या होंगे, स्केटर्ड होंगे। जो आपके पार्टिकल इंसिडेंट होने के बाद वो स्केटरिंग करेंगे, स्केटरिंग करने के बाद स्केटर्ड होंगे, तो फाइनल वेव फंक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो भाई ये तो है ही सही। इसमें क्या हो जाएगा, फेज शिफ्ट आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी आपका पार्टिकल स्केटर्ड होगा तो उसकी फेज में चेंज होगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पे के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल आ जाता है। और फिर क्या लिख देंगे, समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट। वही लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एल आ जाएगा, क्योंकि स्केटर्ड हुआ है, चेंज हुआ है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा और ये लिख देंगे और उस एल की वैल्यू फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें आपका इंसिडेंट वेव फंक्शन भी आ गया, आपका फाइनल वेव फंक्शन भी आ गया। और इसी के बिहा पे जब आपका फाइनल वेव फंक्शन आ जाएगा तो उसको फिर अपन कंपेयर कर देंगे ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर एफ थीटा कोमा फाई से, और वहां से अपन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, बस अपना काम होगी। तो ले दे के अपने को एफ थीटा कोमा फाई निकालना है, बिकॉज एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर जो है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के इक्वल हैं, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, एंड दैट इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। ओके, आई होप आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रही हैं चीजें। तो लिख लीजिए भैया ये। तो सबसे पहले आपने जब श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो एक इंसिडेंट पार्टिकल के लिए आपने बात की, और फिर आपने क्या किया भाई, प्लेन वेव पे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके ज्यादा हैं तो सबका एंगुलर मोमेंटा अलग अलग है, तो एल बराबर 0 से सभी एंगुलर मोमेंटा को आपने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया है। तो एक बार मैं समझा देता हूं शुरुआत से इसको कि अपन ने क्या किया है, तो क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों के। भैया ये अपन ने जो कैलकुलेट किया है वेव फंक्शन, ये केवल एक पार्टिकल के फिक्स एंगुलर मोमेंटा के लिए अपन ने बात कर ली है, ठीक है। बट ये तो है नहीं कि एक ही पार्टिकल आप इंसिडेंट करा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल एक से ज्यादा हैं, तो अलग अलग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटा है एल है वो भी अलग अलग होगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, ये इसी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं कि सर यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल हैं उसमें अलग अलग एंगुलर मोमेंटा के पार्टिकल हैं, तो L बराबर 0 टू इनफाइनाइट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एंगुलर मोमेंटम वाला पार्टिकल छूटे ना, तो अपने रेंज इनफाइनाइट ले दी, ठीक है भैया। और आराम से बड़े आराम से आपने इसको सोल्व कर दिया है भैया। और यहाँ पे L 0 थीटा कोमा फाई दैट सोल्व, इस प्रकार से आपने लिख दिया कि थीटा के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग कोई आपका कंपोनेंट नहीं, तो एम 0 हो गया, ये वैल्यू आपने लिख दी। तो आपने पहले एक के लिए कैलकुलेट किया, फिर उसको जनरलाइज कर दिया है, और उसमें जो कोपिसेंट्स थे उन कोपिसेंट्स की आप लोग फाइनली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, इस प्रकार। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इनफाइनाइट एंगुलर मोमेंटा के करस्पॉन्डिंग आपने वेव फंक्शन लिख दिया इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, वी सी दैट प्लेन वेव इज इंसिडेंट अलोंग जेड डायरेक्शन, so the plane wave
So the plane wave is incident along z direction, along z direction. Z direction is equivalent to, is equivalent equivalent to a superposition of infinite number of, equivalent to a superposition of infinite superposition of infinite number of spherical waves take with all the angular momenta, with all the angular momenta, with all the angular momenta। ठीक है भैया, तो ये आप लिख देते हैं। तो बाकी अपन कल यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, नया टॉपिकल से ही चालू करेंगे। तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल से क्या प्रभाव आता है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इससे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। ई बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा से भी आप जानते हैं। तो वेवलेंथ घट जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो और जब रिपल्सिव पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पे वेवलेंथ में चेंज आएगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और फिर फाइनल वेव फंक्शन लिखेंगे और उसको ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर एफ थीटा कोमा फाई के बराबर करेंगे। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, और इसके बाद फिर इसके क्या होंगे, एप्लीकेशंस की अपन बात करेंगे। ठीक है भैया, राधे राधे।